Assalamualaikum everyone, this is Alina Beg. I hope you're doing good. आज का टॉपिक जो हमारा है इट इज़ रियली इम्पोर्टेंट बिकॉज अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट CDC रिपोर्ट हर 34 में से जो एक बच्चा है वो ऑटिज्म पे रिलाई करता है। और अगर हम जेंडर को थोड़ा सा देखें कि हवाले से ऑटिज्म अफेक्ट करेगा तो उसमें ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि हर 35 में से एक बच्चा जो है वो बॉय जो है ऑटिस्टिक होगा, जबकि गर्ल्स में ये रेट जो है 4 टाइम्स कम है। एंड हर 145 में से एक लड़की जो सी है वो ऑटिज्म पे लाई करती है। तो आज हमारे साथ महविश है। शी इज़ एन IBA एंड QBA एंड शी इज़ द क्लिनिकल डायरेक्टर ऑफ बेसिस। महविश, आपको क्या लगता है कि क्या ऐसी रीजंस है जिनकी वजह से ऑटिज्म बॉयज़ में ज़्यादा प्रिवेल करता है? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपने सुना भी होगा, और गर्ल्स में कंपैरेटिवली इसकी मैनिफेस्टेशंस या अपीयरेंस कम होती है। सो देर आर मल्टीपल रीजंस। मैं अभी आपके साथ अपनी पावर पॉइंट भी शेयर करूंगी, उसमें भी डिफरेंट रीजंस हैं। सो द थिंग इज कि एक तो सोशल जो है, कुछ हम लोगों के इस तरह के इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इस तरह के होते हैं कि जिसमें हम ये अज्यूम करते हैं कि गर्ल्स के अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए और बॉयज़ के अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए। लाइक हम अगर एक बच्ची इमेजिनेटिव प्ले करिए और वो रेपिटेटिव प्ले है लेकिन डॉल्स के साथ है, लेकिन हम लोग के लिए वो पॉजिटिव होगा कि डॉल्स के साथ खेली है, सो इट्स ओके। उसके अलावा सेकंड ये होता है कि गर्ल्स जो है ना वो इमिटेट बहुत ज़्यादा करती हैं, लाइक सोशल इंटरेक्शंस में दे आर मोर गुड देन बॉयज़। इसके अलावा जो उनकी इमोशनल इंटरेक्शंस होते हैं उसमें भी वो बॉयज से ज़्यादा बेटर होती हैं और वो हम्म। इमिटेट कर लेती हैं। सो इन सम केसेस गर्ल्स आर मिसडाइग्नोज्ड और अंडर डायग्नोज्ड। सो इट इज़ नॉट ऑलवेज के लड़कियों में ऑटिज्म कम है। और अकॉर्डिंग टू ओनली वन रिसर्च ऑफ CDC, बॉयज आर 4.5 टाइम्स, लाइक बॉयज में 4.5 टाइम्स जो है ना वो ज़्यादा चांसेस होते हैं ऑटिज्म के, और गर्ल्स में कम हम्म। होते हैं। लेकिन बहुत सी और रिसर्चेज हैं जो कि इस चीज़ पे डाउटफुल हैं कि ऐसा नहीं है। सो हम्म। आई जस्ट वांट टू शेयर माय पावर पॉइंट विद एवरीवन सो वी कैन डिस्कस इट यस इन प्लीज। डिटेल। Okay, so I will just start from the, like you can say, I will start from the scratch because many people will be new here. So हम्म। autism, most of you know that autism is a complex neurodevelopmental condition and it affect the communication, behavior and social interactions. So as I said कि girls में जो है ना social interactions जो है ना वो boys की निस्बत उनकी better होती हैं और वो social behaviors को ज़्यादा imitate करती हैं। So boys में बहुत ज़्यादा ये चीज़ obvious हो जाती है कि ये थोड़ा सा aloof है, थोड़ा सा like दूसरों के साथ वो नहीं उस तरह से इंटरेक्ट कर रहा है या अकेले खेल रहा है। गर्ल्स में उस तरह से वो चीज़ इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होती है। सो जेंडर प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल इन शेपिंग द एक्सपीरियंसेस, डायग्नोसिस एंड सपोर्ट इन इंडिविजुअल्स विद ऑटिज्म। सो दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि सिर्फ एक्सपीरियंसेस या डायग्नोसिस ही डिफरेंट नहीं होता, सपोर्ट किस तरह से डिफरेंट होती है, क्योंकि हमारे क्लिनिशियंस जो है वो उस तरह से जो है ना, आप कह लें कि अभी तक उस तरह से ट्रेन नहीं है कि वो इन चीज़ों को देख सकें। उनके पास जैसे एक चेकलिस्ट है, उसको टिक क्रॉस टिक क्रॉस टिक क्रॉस इस तरह से करना है, लेकिन इसके लिए थोड़ी इन डेप्थ ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत होती है। लाइक एडोस इज़ अ गुड ऑप्शन, बट उसके साथ अगर आप ADIR को भी, जो कि पेरेंट्स इंटरव्यू होता है, अगर आप उसको भी कंबाइन करो तो एक बेटर अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो हो जाती है। So 4.5 times more common in boys than girls, according to one study of CDC. जो दूसरी स्टडीज हैं उसमें कंसिस्टेंटली एक डाउट आ रहा है, लाइक वो उनके अकॉर्डिंग हायर रेट ऑफ डायग्नोसिस तो है बॉयज़ का, लेकिन गर्ल्स का इतना कम रेशियो नहीं है। लेकिन उसमें क्या होता है कि गर्ल्स मोस्टली लेटर एज में जाके डायग्नोस होती हैं। सो यू कैन से कि लास्ट जनरेशन में, जनरेशन ऑफ लोस्ट गर्ल्स एंड वुमेन, ये मोस्टली टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है जो हमारी ADHD,
पर होती हैं गर्ल्स या वुमेन और जो ऑटिज्म लाइक स्पेक्ट्रम पे फॉल कर रही होती हैं, सो उनको लॉस्ट क्यों कहा जाता है? बिकॉज उनके अंदर सिम्टम्स होते हैं लेकिन यही समझा जाता है कि नहीं, इनको एनजाइटी है, इनको डिप्रेशन है, यू कैन से कि एक मिस डायग्नोसिस हो जाता है। लेकिन इस दौरान में वो गर्ल्स या वो फीमेल्स जो हैं वो इन सिम्टम्स को कोप करने की फुल ट्राई कर रही होती हैं, और इस दौरान में वो उसको मास्क कर लेती हैं या केमोफ्लाज कर लेती हैं अपने लाइक जो उनके सिम्टम्स होते हैं। उस वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो है ना वो डायग्नोसिस जो है वो उनका डिले हो जाता है। लेकिन जो मेल हैं, जैसे हमें पता है कि मेल थोड़ा सा बायोलॉजिकली भी थोड़े से डिफरेंट हैं, उनका मेटाबॉलिज्म भी डिफरेंट है। अगर वो एग्रेसिव हो रहे हैं तो वो बहुत ऑब्वियस एग्रेशन होता है, और अगर वो इमोशनली कुछ एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं तो वो थोड़ा सा ज़्यादा इंटेंस होता है। गर्ल्स थोड़ा सा इस चीज़ को डिस्गाइज कर लेती हैं, वो थोड़ा सा सोशल क्यूज को ज़्यादा अंडरस्टैंड कर लेती हैं। सो इन 2012 यूके की नेशनल ऑटिस्टिक सोसाइटी में ही ये स्टडी हुई थी, एंड दे फाउंड दैट ओनली 8% ऑफ द गर्ल्स विद एस्पर्जर सिंड्रोम, जिसको अभी हम हाई फंक्शनल ऑटिज्म कहते हैं, बट इन 2012 इट वाज नोन एज एस्पर्जर सिंड्रोम। सो उन्होंने ये देखा था कि ओनली 8% गर्ल्स जो है ना वो 6 ईयर से नीचे थी जब वो डायग्नोस हुई, लेकिन 25% ऑफ द बॉयज डायग्नोस हो गए। अब इनमें से कुछ गर्ल्स ऐसी थी जो बाद में भी डायग्नोस हुई, बहुत लेटर एज में। सो दीज स्टडीज आर कंसिस्टेंट with the studies conducted in US in 2009 and 2010. So, Carol Poway is the director of Center for Autism at National Autism Society in UK. और उनके अकॉर्डिंग ये उन्हीं के वर्ड्स हैं कि इनिशियल डेज में उनको ये लगता था कि ऑटिज्म सिर्फ मेल को होता है, क्योंकि मेल के अंदर उसके जो सिम्टम्स थे वो बहुत ज़्यादा ऑब्वियस होते थे। सो उनको यही लगता था कि जो गर्ल्स हैं वो उनको उनमें है ही नहीं, स्पेक्ट्रम पे वो नहीं फॉल करती हैं। बट नाउ दे आर अंडरस्टैंडिंग कि उनके वो भी स्पेक्ट्रम पे होती हैं, बट उनके सिम्टम्स थोड़े से डिफरेंट होते हैं। So today I will discuss the intersection of autism and gender, addressing gender dysphoria, diagnostic challenges, and how the gender influence the experiences in the autism. So first we will discuss the gender differences in autism. First is manifestation of the symptoms. Males display external behaviors, like they would be throwing, they would be shouting, they would be doing, like their behaviors would be obvious. So initially ही parents को जो है वो थोड़ा सा पता चलना शुरू हो जाता है कि yes, our child is different. उनको अगर इतनी अवेयरनेस ना भी हो कि उनका बच्चा ऑटिज्म में फॉल कर रहा है, बट उनको इतना पता चल जाता है कि ही इज़ डिफरेंट, सो वी नीड टू सीक सम असिस्टेंस और वी नीड सम हेल्प. Females may mask the symptoms through social mimicry. So they imitate their mothers, they imitate their sisters or the other members. Like अगर वो एक classroom में है तो वो ये देखेंगी कि सबसे best girl कौन सी है, वो उसके symptoms को copy करेंगी. So they are good in social mimicry. So इस तरह से वो फिट इन होने के लिए सोसाइटी में बहुत से बिहेवियर्स को अडॉप्ट कर लेती हैं, बट क्योंकि उनके अंदर सिम्टम्स तो होते हैं, जब वो उनको मास्क करती हैं तो उनके अंदर एनजाइटी और डिप्रेशन भी आता है। लेकिन वो एनजाइटी और डिप्रेशन ज़्यादा क्यों होता है? इस मास्किंग या केमोफ्लाजिंग की वजह से ज़्यादा होता है, क्योंकि वो सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस को मीट करने के लिए डिफरेंट बिहेवियर्स अडॉप्ट कर रही होती हैं और अपने सिम्टम्स को कॉन्स्टेंटली मास्क कर रही होती हैं. So, gender diverse individuals may experience compounding challenges due to intersecting stigmas and lack of understanding from both autism and gender diversity perspective. Social and communication patterns. So, boys are more likely to display overt social communication challenges, such as they would avoid the eye contact or they would have difficulty understanding the social cues. अगर आप किसी restaurant में गए हैं, so if they have to stand up, if they have to stand on the chair, if they have to jump from the table, they will do that. But yes, girls भी इस तरह से कर सकती हैं, लेकिन उनमें रेशो ये कम है इस तरह के सिम्टम्स शो करने की. Girls often exhibit camouflaging behaviors, mimicking peer social interaction while struggling internally with anxiety or emotional exhaustion. So, boys exhibit the external behaviors while girls exhibit the internal behaviors, जिससे उनकी anxiety भी increase होती है, depression भी और emotional exhaustion भी. General diverse individuals may
display unique communication styles influenced by their neurodiversity and gender identity. So समटाइम्स क्या होता है, एक छोटी सी एग्जांपल है, बहुत सी चीज़ें हम गर्ल्स में कुछ तो वो केमोफ्लाज और मास्क कर रही होती हैं, बहुत सी चीज़ें हम नेग्लेक्ट भी कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं घर पे हूँ और मैंने एक टी शर्ट पहनी हुई है जिसके ऊपर कोई ऐसा करेक्टर है जो कि जैसे बेन 10 का करेक्टर है, और मैंने नीचे ट्राउज़र पहना हुआ है, सो इट्स ओके, गर्ल्स पहन लेती हैं घर में टी शर्ट और ट्राउज़र। लेकिन अगर एक लड़के ने ऐसी चीज़ पहनी हुई है जिसके ऊपर बारबी डोल बनी है, तो फ़ौरन से एक स्टिग्मा आ जाता है, नो इट्स अ डोल, और ये लड़के को इस तरह के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। सो उनमें हम कुछ चीज़ों को निग्लेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन फीमेल्स में वो चीज़ें हम निग्लेक्ट इस तरह की कर देते हैं, क्योंकि हम लोगों के लिए एक नॉर्मल है कि हम इस तरह की कपड़े पहन लेते हैं, लेकिन उनमें बहुत सी चीज़ें स्पेसिफिक होती हैं बॉयज़ में। Psychological and biological differences. So yes, there are psychological differences and biological differences too. For example, according to some brain studies, जो मेल का ब्रेन होता है वो डिफरेंटली वर्क करता है और फीमेल का ब्रेन डिफरेंटली वर्क करता है। लाइक मेल्स आर मोर फोकस्ड, अगर आप उनको एक टास्क दे दें तो वो बहुत फोकस के साथ उस टास्क को कर लेंगे, लेकिन फीमेल्स आर गुड इन doing the multitasking. So yes, there are differences psychologically in the brains too. और जब स्पेक्ट्रम पे फॉल करते हैं कोई भी मेल या फीमेल, तो फिर ये डिफरेंसेस और ज़्यादा हो जाते हैं। Psychological differences between genders can influence how autism is expressed. For example, females often show higher level of emotional awareness and social motivation, which may lead to masking the behaviors. अगर उनको कोई चीज़ बुरी लग रही है तो they might be silent, or they might not say it, क्योंकि उन्होंने यही देखा है कि इस तरह से एकदम से, लेकिन मेल जो है वो फौरन से अक्सर रिएक्शन कर देते हैं। Basically, hormonal differences and brain connectivity patterns may account for variances in how symptoms present between male and female. So yes, there are biological and hormonal differences, and the metabolism, that is also different. सो देर आर सम ऑफ द रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के किस तरह से जो है फीमेल्स जो है वो मिसडाइग्नोज हो जाती हैं या अंडर डायग्नोज होती हैं, और लेटर लाइफ में बहुत सी फीमेल्स को पता चलता है, और बहुत सी फीमेल्स वो मिसडाइग्नोज्ड ही रहती हैं, उनको बिल्कुल नहीं पता चलता है कि वो क्यों डिफरेंट है। सो दिस इज द रियल स्टोरी ऑफ अमेंडा। अमेंडा इज अ 45-year-old special educational needs and disability coordinator, and she is also a master student. She was diagnosed with autism at the age of 34। और ये हुआ किस तरह से था, अमेंडा की स्टोरी ये थी कि अमेंडा की अपनी लाइफ में ये लगता था कि शी वॉज डिफरेंट, शी वॉज नॉट फिटिंग इन द सोसाइटी, बट उसको नहीं पता था कि वो डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है। फिर अमेंडा के एक जब लाइक अमेंडा गॉट मैरिड एंड शी हैड अ 4-year old boy who was diagnosed at the age of 4 years। सो उसके बाद जब अमेंडा के बेटे का डायग्नोसिस हुआ, और फिर जब उन्होंने एक्सटर्नल हेल्प सीख करनी शुरू की, उन्होंने लिटरेचर को देखना शुरू किया, उनको पता चला कि बहुत से सिम्टम्स और बहुत सी चीज़ें ऐसी थीं जो उनमें भी थीं। सो आफ्टर 5 years, लाइक उनके बेटे के डायग्नोसिस के बाद आफ्टर 5 years, इस दौरान में शी न्यू कि देर इज समथिंग लाइक मुझ में और मेरे बेटे में कुछ चीज़ें कॉमन हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हेजिटेंट थी फॉर द डायग्नोसिस। बट आफ्टर 5 years जब उन्होंने अपना डायग्नोसिस करवाया, सो येस शी वाज ऑन स्पेक्ट्रम, और ये डायग्नोसिस उनका हुआ एट द एज ऑफ 34। सो डायग्नोसिस तो ये शुरू से ही होगा, शी वॉज डिफरेंट फ्रॉम द अर्ली एज, लेकिन डायग्नोसिस बहुत ज़्यादा लेट हो गया बिकॉज शी वॉज मास्किंग द सिम्टम्स, एंड अकॉर्डिंग टू हर दिस डायग्नोसिस वॉज अ रिलीफ। पहले जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी कि मैं ऐसे क्यों कर रही हूँ, मैं ऐसे क्यों सोच रही हूँ, मैं इस तरह से क्यों रिस्पॉन्स कर रही हूँ, उसके बाद उन चीज़ों की एक लॉजिक बनने लग गई। बट वाई शी वॉज मिसडाइग्नोज्ड, क्योंकि सोशल क्यूज में इशू नहीं था, क्योंकि उस तरह से डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर्स या कोई भी बिहेवियर्स इस तरह से सेंसरी बिहेवियर्स वो ऑब्वियस नहीं थे, सो उस वजह से उनका डायग्नोसिस नहीं हो सका। And this is the story of Laura, and this is on CNN Health Channel 2, and this is really very interesting. Laura James is a journalist and author, and she was diagnosed with autism later in her life, and diagnosis was story was really very interesting
बिकॉज शुरू में लॉरा के कुछ सेंसरी इश्यूज थे और लाइक ईटिंग के इश्यूज थे, जिस पर पहले तो उनके जो पीडियाट्रिशियन हैं उन्होंने उनके पेरेंट्स को कहा कि शी इज जस्ट बीइंग नॉटी, जस्ट गिव हर अ स्लैप। और उसके बाद जब वो इश्यूज कंट्रोल में नहीं आए, देन ये डायग्नोज किया गया कि शी हैज़ अ ईटिंग डिसऑर्डर। शी डिडेंट हैड अ ईटिंग डिसऑर्डर, वो सेंसरी सेंसिटिविटीज थी। उसके अलावा लॉरा को कुछ लाइक जो फैब्रिक्स हैं उनसे इशू था, वो कुछ फैब्रिक्स नहीं पहन सकती थी। लेकिन बाकी सिम्टम्स को भी लाइक उनकी एनजाइटी उनको डायग्नोस कर दिया, डिप्रेशन डायग्नोस कर दिया, ईटिंग डिसऑर्डर डायग्नोस कर दिया, लेकिन इस तरफ नहीं आ रहे थे। देन वंस शी वेंट फॉर हर मेडिकल चेकअप, उनका एक मेडिकल टेस्ट था, उसके लिए वो गई हैं। और उससे पहले जब उनको उसकी डिटेल्स बताई गई थी, तो उस डिटेल में ये था कि एक रूम में आपने आना है, वहाँ पे आपको एक इस टाइप का सैंडविच मिलेगा, वो आपने खाना है, उसके इतनी देर के बाद हम आपका टेस्ट करेंगे। बट वेन शी वेंट इन टू दैट रूम, वहाँ पे वो सैंडविच नहीं था, वो रूम कोल्ड नहीं था, और वहाँ पर एक बच्चा बहुत ज़्यादा स्क्रीमिंग कर रहा था। सो उसकी वजह से लोरा का एक बहुत ही एक्सप्लोसिव एक मेल्टडाउन आया। और जो नर्स उनको देख रही थी, उन्होंने काम डाउन करने के लिए रूम चेंज किया। उस रूम का टेम्परेचर भी कोल्ड था, जो कहा गया था, कमिट किया गया था, उसी के अकॉर्डिंग था। उस नर्स ने फर्स्ट टाइम लॉरा से कहा कि इट्स ओके, इट्स टोटली ओके, हमारे पास यहाँ बहुत से पेशेंट्स आते हैं जो ऑटिस्टिक होते हैं, एंड वी नो हाउ टू हैंडल, सो डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन। सो दिस वाज द फर्स्ट रियलाइजेशन कि बिकॉज उनको, लॉरा को नहीं पता था कि मैं स्पेक्ट्रम पे हूँ। बट लेकिन उस नर्स ने जब ये बात की, आफ्टर दैट शी स्टार्टेड टू स्टडी द लिटरेचर, एंड देन आफ्टर सम टाइम, फिर जब उनको ये पता चला कि यस शी इज़ ऑन स्पेक्ट्रम, देन अगेन एवरीथिंग वाज मेकिंग सेंस फॉर हर कि ओके, सो मेरी फूड सेंसिटिविटीज़ थी, मेरे सेंसरी इश्यूज थे, और मुझे मिस डायग्नोस किया गया। मेरी जो एनजाइटी और डिप्रेशन था वो इसी वजह से था, बिकॉज आई वॉज अनेबल टू फिट इन। सो अकॉर्डिंग टू हर, व्हेन शी वाज इन हर स्कूल, सो वो क्लास में होती थी और वो प्रिटेंड करती थी कि लाइक मुझे गेम के रूल समझ आ रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहे होते थे। और अकॉर्डिंग टू हर, उनको ऐसे लगता था कि हर किसी के पास शायद एक कोई बुक है जिसमें सब कुछ लिखा हुआ है, मेरे पास वो नहीं है। लाइक वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही थी, बट एक्सटर्नली वो बहुत काम थी और वो यही शो करा रही थी कि मुझे सब कुछ समझ आ रहा है। सो क्योंकि एक्सटर्नली कोई बिहेवियर ऐसे विजिबली शो नहीं हो रहा था, उस वजह से कभी भी वो डायग्नोसिस हो नहीं सका था। सो लॉरा हैज बिकम an advocate for autism awareness, particularly focusing on the experiences of the autistic woman. So I would really like to discuss the gender dysphoria here too. Uh, Autism sensitivities and rigid thinking patterns can influence how gender dysphoria manifest, such as discomfort with certain clothing or insistence on preferred gender roles. For example, आपने कुछ मेल ऑटिस्टिक बच्चों को भी देखा होगा कि बहुत श्रिल वॉइस में ऐसे लगता है जैसे फीमेल बोल रही है, वो उस तरह से बोलते हैं। सो माइट भी वो खुद को लाइक अपने घर में मदर को देख के या जिसको भी देख के वो खुद को फीमेल्स शायद वो कंसिडर करे, क्योंकि एडल्ट्स में जो जेंडर डिस्फोरिया है उसके सिम्टम्स डिफरेंट होते हैं, लेकिन जो बच्चे हैं उनमें इस तरह से होते हैं दैट दे स्टार्टेड टू इमिटेट द एडल्ट्स ऑफ दैट जेंडर। फॉर एग्जांपल, अगर वो कोई मेल है एंड ही थिंक्स दैट ही इज़ अ फीमेल, सो वो उस फीमेल को कॉपी करेगा। सो आपने बहुत से बच्चों को भी देखा होगा, और यहाँ पे भी आई वुड से कि बहुत से क्लिनिशियंस एक मिस्टेक करते हैं। वो क्या करते हैं, उनको लगता है कि दिस इज समथिंग रिलेटेड टू स्पीच एंड लैंग्वेज, और इसकी वॉइस का पिच का कोई इशू है, सो हमें इसके पिच पे काम करना चाहिए। उसमें क्या करते हैं कि वो अगर नॉर्मल पिच में बोलता है या नॉर्मल वॉल्यूम लाइक जो एक लड़के का ही होना चाहिए, तो उस पर रीइंफोर्स किया जाता है, जबकि वापस जब वो अपनी श्रिल वॉइस में आता है तो उस पर रीइंफोर्स नहीं किया जाता। सो यस, क्लिनिशियंस को भी इस चीज़ में एजुकेशन की ज़रूरत है। और क्योंकि जेंडर डिस्फोरिया होता है और वो हमारे स्पेक्ट्रम पे जो बच्चे हैं वो उनमें भी होता है, और उनमें ज़्यादा मैनिफेस्ट होता है। क्योंकि दूसरे बच्चों को तो पेरेंट्स कह देते हैं नहीं आप लड़की हो, आप ऐसे नहीं करो, आप नहीं ऐसे कर सकते। तो वो उन चीज़ों को इस तरह से जब उनको बार बार स्नब किया जाता है तो वो उसको कवर कर लेते हैं, लेकिन जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर पे होते हैं वो उस तरह से नहीं करते हैं। मोस्टली
इन चीज़ों को बिहेवियर दिया जाता है। लाइक अगर एक लड़का ऐसे फीमेल्स वाली गेट में चल रहा है तो उसको जो है वो नहीं समझा जाता कि इस तरह की कोई चीज़ भी हो सकती है। Autistic individuals may experience a higher sense of self awareness, leading to earlier recognition of gender incongruence. Studies suggest higher rates of gender dysphoria in autistic individuals than in general public. General public में ज़्यादा रिपोर्ट इसलिए नहीं होते हैं, एज आई said, कि पेरेंट्स शुरू से बहुत ज़्यादा स्नब करते हैं कि नहीं आप लड़के हो, आप ये कपड़े नहीं पहनो, आप लड़के हो आप डॉल से नहीं खेलो, आप लड़की हो आप ऐसे करो। सो उनको साथ साथ जो है वो वर्बली इंस्ट्रक्शंस मिल रही होती हैं। सो जेंडर बाइस इन ऑटिज्म डायग्नोसिस, females are mostly underdiagnosed, or I can say misdiagnosed. So historical reliance on male-centric diagnosis criteria leads to overlooked symptoms in the females. Girls often receive misdiagnosed of anxiety, depression, or borderline personality due to invisible autism traits. So as I gave the example of Laura, which was a real case, so शी वॉज एडमिटिंग कि यस उनको कुछ नहीं समझ आ रहा होता था स्कूल में, बट शी वॉज प्रिटेंडिंग कि उनको समझ आ रहा है। सो वो जो उनकी ट्रेट थी वो बाकी लोगों के लिए इनविजिबल थी। Gender diverse perspective. So there are some people who are non-binary and who think that their gender is fluid. Sometimes they think they are male, sometimes they think they are female, and transgender individuals often face dual biases in diagnostic settings, especially in the case of females, क्योंकि females का अभी autism भी नहीं diagnose हो रहा, और अगर उनका gender identity का भी disorder है, so वो clinicians के लिए भी थोड़ा सा जो है वो confusing हो जाता है। So, societal stereotypes and clinical assumptions can lead to delays in both autism and gender dysphoria diagnosis. So, yes, mostly it is delayed, most in the cases of high functional autism, जिसमें बहुत सी females को बाद में खुद से realize होता है कि yes, we are different. Societal expectations. Women are often pressured to conform to traditional social norms, leading to increased masking behavior and internalized stress. So, yes, they are also experiencing the stress, but what they do, they internalize this stress. वो internally उसको feel करती हैं, उसके बाद उनको anxiety disorder भी होता है और डिप्रेशन भी होता है, क्योंकि वो स्ट्रेस को बहुत देर तक इंटरनली ही बियर करती रहती हैं। नॉन बाइनरी और जब हमारी रेगुलर फीमेल्स में एंजाइटी एंड डिप्रेशन होता है, आई अंडरस्टैंड कि बहुत कम फीमेल्स हैं जो स्पेशली इन पाकिस्तान की वो काउंसलिंग सीख करें या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, बट एट सम पॉइंट उनको रियलाइजेशन होती है कि हमें क्यों स्ट्रेस हो रहा है। बट अगर कोई फीमेल स्पेक्ट्रम पे है और वो डायग्नोस नहीं है, तो ऑब्वियसली एक तो ओवरऑल उस सिचुएशन का स्ट्रेस, और सेकंड ये स्ट्रेस कि मुझे ये क्यों हो रहा है, वाई आई एम डिफरेंट। सो वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इंटरनलाइज करती हैं। Non-binary and transgender individuals face societal invalidation of both their autism and gender identity, resulting in compounded mental health challenges. So there are, in most cases, there are comorbid conditions. Educational and workplace challenges. Stereotypes limiting recognition of strengths and needs in educational settings, like if boys are there, boys should do the sports, boys should do this, they have to do this, and if girls are there, they have to do this, they have, like हमारे एक एजुकेशन सिस्टम में भी ये चीज़ है, स्टीरियोटाइप्स हैं कि बॉयज़ हैं तो उनको ये करना पड़ेगा, गर्ल्स हैं तो उनको ये ही करना पड़ेगा। इंक्लूसिव सेटअप्स नहीं है, एक्सेप्टेंस नहीं है कि ये अगर एक गर्ल है तो ये भी ये कर सकती है, अगर ये बॉय है तो ये भी ये कर सकता है। सो दीज आर द स्टीरियोटाइप्स विच आर देयर इन एजुकेशनल एंड वर्क प्लेस चैलेंजेस। So this is the case example of a workplace challenge. So Emily struggled with workplace accommodation due to misconceptions about her emotional issues. So she was on spectrum, but everyone was thinking she just have emotional issues. So she ultimately found success advocating for specific sensory friendly adjustment, like uh, uh, you can use a ball which you are just squishing around. So what she did, she found some sensory friendly adjustment, but she was misdiagnosed.
Alex's workplace journey, Alex was a non-binary individual. Alex excelled in the problem solving but found their unique skills undervalued in a rigid corporate structure. बिकॉज इन कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर आपकी एक एक चीज़ को वो इस तरह से नहीं देखते हैं, बट क्योंकि मेल्स उनका फोकस ज़्यादा आई वुड से कि वो एक अच्छा होता है, सो उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एलेक्स की वो बहुत अच्छी थी, बट देयर वर इश्यूज in transitions. Support systems are really very important. For example, importance of gender sensitive interventions that address the unique needs of the autistic individuals. Creation of a safe spaces for sharing the experiences, like for females we can make different groups जहाँ पे वो easily इस चीज़ को share कर सकें, and अगर वो किसी therapeutic setting में है तो first of all तो therapist को इतनी acceptance उसको करनी चाहिए कि yes this is the female, और उसका अगर कोई भी जेंडर इशू है तो उसकी भी एक्सेप्टेंस रखनी चाहिए, बिकॉज अगर आप एक्सेप्टेंस नहीं रखोगे, अगर आप एम्पथी नहीं शो कर सकोगे, तो वो फीमेल आपके साथ किस तरह से जो है ना वो कंफर्ट जोन में आके अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकेंगी. Encouraging peer mentoring programs to build confidence and social skills in inclusive environment. So this is really very important that in such cases हमें social therapy के ऊपर like social skills improve करने के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर देना पड़ता है, लेकिन उसमें फिर हमें peer mentoring programs भी start करने चाहिए ताकि peer भी उसमें participate करें और बच्चे का जो behavior है, social behavior है, वो improve हो, confidence भी उसके अंदर boost हो. So there are some recommendations. For example, अगर हम diagnosis करना चाह रहे हैं या हम as a parent या फिर हम as a like you can say हमारे इनके बहुत से बच्चे होते हैं और बहुत से मेल भी होते हैं, फीमेल भी होती हैं, सो हम उनको किस तरह से सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू यूज द इंक्लूसिव डायग्नोस्टिक practices. Incorporating gender lenses into assessment tools to identify diverse presentations of the autism. So we should know कि अगर females उसको मास्क कर लेती हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि अगर कोई फीमेल आई है तो हमें उसे ज़्यादा कीनली देखना चाहिए उन बिहेवियर्स को, एक्सेप्ट कि हम बस एक चेकलिस्ट लें, टेक क्रॉस, या 1 मिनट के लिए बच्चा हमारे रूम में और हम उसको देखे कहें कि नहीं नहीं ये बैठ नहीं रहा, ही इज़ ADHD, ही इज़ ऑटिस्टिक, इस तरह से नहीं, हमें प्रॉपरली उसको कीनली देखना पड़ेगा. Training clinicians on gender sensitive approaches to ensure accurate diagnosis and meaningful support. So yes, this is a dilemma, like हमारी जो पाकिस्तानी सोसाइटी है वहाँ पे अभी तो ऑटिज्म की ही एक्सेप्टेंस नहीं आ रही है. सो नेक्स्ट अगर हम जेंडर सेंसिटिव अप्रोचेस पे जाएं तो उसकी तो बिल्कुल नहीं है, बट एटलीस्ट प्रोफेशनल्स को और वो पेरेंट्स जो इन चीज़ों को समझते हैं उनको एक मीनिंगफुल सपोर्ट देनी चाहिए, दूसरे पेरेंट्स को भी और उन इंडिविजुअल्स को भी जो कि स्पेक्ट्रम पे फॉल कर रहे हैं. These are some of the resources for community support. Advocacy and policy. Promoting gender inclusive education and healthcare policies to address disparities in access to the diagnosis and support, and encouraging research that includes gender diverse population to improve understanding and representation. So this is really very important. If we won't go through the literature, अगर हम previous literature या current literature नहीं देखेंगे, और अभी तो बहुत अच्छी अच्छी researches आ रही हैं that are based on जेंडर ड्राइवन पॉपुलेशन विच आर ऑन स्पेक्ट्रम. सो हमें इन चीज़ों को देखना चाहिए, उनको अंडरस्टैंड करना चाहिए ताकि हम लोगों की सोसाइटी में भी जो लोग हैं हम उनको प्रॉपरली सपोर्ट प्रोवाइड कर सकें. Strategies for accurate diagnosis. So for accurate diagnosis, first you have to recognize gender differences in the symptoms. For example, social communication, as I said, कि social communication में जो girls हैं वो mostly क्या करती हैं, वो imitation कर लेती हैं या वो उस चीज़ को mask कर लेती हैं या वो silent हो जाती हैं, तो वो इतना पता नहीं चलता है, और बॉयज़ के सिम्टम्स थोड़े से ऑब्वियस होते हैं. सो अगर हम इस बेस पे देख रहे हैं किसी को तो हमें फिर उसमें जेंडर को भी देखना पड़ेगा कि हम किस जेंडर को ऑब्जर्व कर रहे हैं. स्पेशल इंटरेस्ट
फॉर एग्जाम्पल अगर किसी लड़के को बहुत ज़्यादा डॉल्स में इंटरेस्ट है, या अगर किसी लड़की को बहुत ज़्यादा किसी ऐसी फिजिकल गेम में इंटरेस्ट है जो कि बॉयज़ के खेलने वाली है, सो वी हैव टू कीनली लुक इनटू देयर स्पेशल इंटरेस्ट एंड इमेजिनेटिव प्ले टू। इट इज़ नॉट इनफ कि एक लड़की है वो डॉल्स के साथ खेल रही है, सो ठीक है इसको डॉल्स के साथ खेलना पसंद है। यू हैव टू सी कि कहीं उसका बिहेवियर रेपिटेटिव तो नहीं है, कहीं वो ऑटिज्म में तो नहीं, कहीं वो फिक्सेटेड तो नहीं है उस सेटिंग के साथ, कि आप उसकी सेटिंग थोड़ी सी भी हिला रहे हो उस पे उसका बहुत ज्यादा टेंट्रम, या उस पे वो उस चीज को डिसलाइक कर रही है, वो डिस्कम्फर्ट आपको शो कर रही है। सो ये छोटी छोटी सी चीजें आपको गर्ल्स में देखनी पड़ेंगी। फोकस ऑन सब्टल साइंस, फॉर एग्जाम्पल सेंसरी सेंसिटिविटीज। अगर एक बच्चा नहीं खा रहा है, सो इट डजेंट ऑलवेज मीन कि वो बच्चा बहुत ज़्यादा स्टबन है, या वो बच्चा बहुत ज़्यादा नॉटी है, या बहुत ज़्यादा उसको एंजाइटी है। माइट भी कि उसकी कोई सेंसरी सेंसिटिविटीज़ हो, और ऑब्वियसली बात है अगर एक बच्चे की सेंसरी सेंसिटिविटीज़ हैं, तो वो बच्चा आपको नहीं बता सकता है कि मुझे इस फ्रूट से इशू है, या मुझे इस तरह का टेक्सचर नहीं पसंद है। और सेंसरी सेंसिटिविटीज पे अक्सर पेरेंट्स कहते हैं कि हम भी अक्सर चीज़ें नहीं खाते हैं, बट आई वुड से कि यस, हम नहीं खाते हैं बहुत सी चीज़ें, बहुत से फ्रूट्स। एंड उसकी रीज़न यही होती है, या टेक्सचर होता है, या उसकी स्मेल होती है एक स्पेसिफिक, क्योंकि हर फ्रूट की हर फूड की होती है। सो अगर हम उस वजह से नहीं खा रहे हैं, लेकिन हमें ये भी तो देखना है ना कि अगर वो चीज़ एक्सट्रीम पे जा रही है, या एक थ्रेशोल्ड है उससे आगे जा रही है, बच्चे की ओवरऑल हेल्थ को इफेक्ट कर रही है, सो हमें उस चीज़ को देखना चाहिए कि वो क्यों इस तरह से कर रहा है। तो अगर हम उस चीज़ पे एक छोटी सी उसकी असेसमेंट करवा लेंगे तो उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, लेकिन उससे क्या होगा कि बच्चे की नेक्स्ट लाइफ जो है वो बेटर हो जाएगी। एनजाइटी के सिम्टम्स को देखना चाहिए, और ये देखना चाहिए कि कहीं पे मास्किंग या केमोफ्लैजिंग तो नहीं हो रही। वो एकदम से देख के तो नहीं पता चलता है, लेकिन अगर कीनली आप ऑब्जर्व करें अपने बच्चों को तो उसमें आपको पता चल जाता है कि कहाँ पे मास्किंग हो रही है, कहाँ पे। क्योंकि अगर मास्किंग कर भी रही है कोई फीमेल, कोई लड़की है, कोई बच्ची है, वो मास्किंग कर भी रही है, तो वो एक हद तक करेगी ना, उसके बाद कहीं ना कहीं तो वो सिम्टम्स शो होंगे। माइट भी अगर एक बॉय मंथ में 4 टाइम्स उसके मेल्टडाउन्स आ रहे हैं या 6 टाइम्स आ रहे हैं, गर्ल का एक टाइम आ रहा है, तो उस पर हम ये नहीं कह सकते हैं कि उसमें वो किसी चीज़ पे एग्रेसिव हुई होगी। यू हैव टू लाइक, आप कीनली इस चीज़ को देखना चाहिए कि वो क्यों आ रहे हैं, क्या रीज़न थी, विदाउट रीज़न ऐसे क्यों हो रहा है। सो माइट भी वो प्रेशर वो फुल मंथ वो लेती रही है, और एट द एंड इस तरह, या माइट भी वो स्कूल में भी सारा दिन केमोफ्लाजिंग करती रही है, उसके बाद भी वो सारा दिन, अब नाइट में उसका टाइम है कि जब उसको वो बर्स्ट आउट करना है। So you have to look into these subtle signs. You can use comprehensive tools. Why I am saying ADOS, क्योंकि ADOS में ना प्रॉपर ऑब्जर्वेशंस होती है। सो अगर आप कोई ऐसी करवा रहे हैं ऑटिज्म की असेसमेंट जिसमें जस्ट एक क्रॉस है, सो वो क्योंकि ऑब्जर्वेशन का उस तरह से वो नहीं होता उसके अंदर इंक्लूडेड, तो वो इतनी आई आई वॉन्ट से कि उतनी अच्छी होती है। बट येस, देर आर अदर टूल्स टू, जैसे कार्स भी है, आप वो भी कर सकते हैं, ADIR को भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इस तरह के टूल्स अप्लाई कर रहे हैं तो आप ट्राई ये करें कि आप साथ क्लिनिकल इंटरव्यूज भी करें जो कि मल्टीपल रिसोर्सेज से हों, नॉट ओनली विद द पेरेंट्स। अगर बच्चा स्कूल जा रहा है तो स्कूल के टीचर का क्या फीडबैक है। अगर आप टीचर तक नहीं एक्सेस कर सकते हो, आप पेरेंट्स से पूछो कि आप हमें बताएं कि टीचर का क्या फीडबैक है जिस स्कूल में ये बच्चा जा रहा है, या बाकी सिबलिंग्स का क्या है। सो इस तरह से मल्टीपल रिसोर्सेज से अगर आप एक इंफॉर्मेशन लेंगे तो आपके पास एक कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन आ जाएगी, और आपके लिए उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना और डायग्नोसिस करना वो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। सो दीज आर सम ऑफ द को अकरिंग कंडीशंस with autism spectrum disorder, and these are more prevalent in the females. For example, बहुत सी females को gender eating disorder का एक you can say कि misdiagnosis कर दिया जाता है, लेकिन वो sensory sensitivities होती हैं। एंड आई वॉन्ट से कि बॉयज़ में एंजाइटी और डिप्रेशन नहीं होता जो स्पेक्ट्रम पे हैं, बट फीमेल्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि अभी हम ये बात करें कि हाउ दे आर डिफरेंट, सो बॉयज़ में जब होता है ना तो वो एक्सप्रेस कर देते हैं, फीमेल्स थोड़ा सा उसको इंटरनलाइज कर लेती हैं। सो होता दोनों में है, लेकिन दोनों का एक्सप्रेस करने का वे डिफरेंट है। डिटेल डेवलपमेंटल एंड फैमिली हिस्ट्री इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे भी आपको पता चल जाता है कि इस बिहेवियर की बेस क्या थी। अगर फैमिली में कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज रहे हैं, स्पीच डिलेज रहे हैं,
या स्पेक्ट्रम पे हैं कुछ लोग, सो उसमें समटाइम्स जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में आता है. आई एम नॉट सेइंग कि इट्स ऑलवेज जेनेटिक, बट समटाइम्स इट हैपन्स. Developmental history of the kid is also really very important, and social history is also very important कि शुरू में ज़्यादा अलूफ तो नहीं रहते थे, या अब जो है वो ज़्यादा अलूफ तो नहीं रहते हैं, या social interactions किस तरह की हैं. Training for clinicians is very important, especially in Pakistan, and encourage self-report for the older females, क्योंकि as I said कि Asperger's जो है जिन females को diagnosed हुआ है वो like in many cases वो older age में ही diagnosed हुआ है, वो on the basis of their self reports हुआ है. So it is not only for females, अगर male भी है और किसी भी जेंडर से है, लाइक बाइनरी है या फिर कोई भी जेंडर है, तो आपने क्या करना है कि आपने, अगर एक पर्सन सेल्फ रिपोर्ट कर सकता है अपने सिम्टम्स को, तो आपने उन सेल्फ रिपोर्ट्स के ऊपर ज़रूर रिलाई करना है, क्योंकि जो चीज़ एक पर्सन आपको खुद बता सकता है वो उसके पेरेंट्स या वो उसके थेरेपिस्ट कोई भी वो उस तरह से आपको नहीं बता सकते हैं. क्योंकि पेरेंट्स की नज़र में तो ये है ना कि इसने हम खाना खा रहे थे, इसने खाना फेंक दिया, बट इट इज़ द किड हु नोज कि उसने खाना उस स्मेल की वजह से फेंके या क्या रीज़न थी. सो अगर कोई भी इंडिविजुअल जो स्पेक्ट्रम पे है, अगर वो सेल्फ रिपोर्ट कर सकता है, इफ़ ही हैज़ कॉग्निटिव एबिलिटीज, सो ऑलवेज इनकरेज द सेल्फ रिपोर्ट्स. सो दिस वाज इट. If you have any question, you can just ask. जबरदस्त किस्म की आज की प्रेजेंटेशन थी. आई हैड सो मेनी Thank you क्वेश्चंस, so लेकिन much. वो काफ़ी हद तक कवर अप हो गई. अच्छा, एक तो डॉक्टर इशरत का सवाल है फेसबुक पे. शी Mhm. वांट्स टू आस्क कि क्या पाकिस्तान में कोई ऐसा सर्वे हुआ है जिसमें कि गेज किया जा सके कि ऑटिज्म की प्रिवेलेंस कितनी है, और बॉयज़ में और गर्ल्स में इस रेट को डिफाइन किया गया? कुछ ऐसी सर्विस हैं? पाकिस्तान में इस तरह का कुछ भी नहीं है. ठीक है. पाकिस्तान में हुआ भी नहीं है. और आई हम्म. मस्ट से कि अभी जो आपने ये सीरीज अभी हम्म. स्टार्ट की है, इसमें बहुत से लाइक आई वुड अप्रिशिएट कि जिस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, सो इन क्वेश्चन से एक तरह से हमें भी वो मिल रहा है कि यस, ये चीज़ें होनी चाहिए. और माइट एब्सोल्युटली. भी जो लोग सुन रहे हैं या जिन लोग के क्वेश्चंस हैं, माइट भी वो इसमें कुछ करें हेल्प, लेकिन अभी तक इस तरह का कोई भी सर्वे वगैरह नहीं है जिसमें प्रॉपरली पता चल सके. ओके, ठीक है. अच्छा महविश, मेरे कुछ सवाल हैं. एक तो ये जी कि जी. एडल्ट्स में, जैसे कि आपने बताया कि गर्ल्स में या वुमेन में बहुत लेट जाके डायग्नोसिस होता है, और बहुत हम्म. सारे ऐसे टूल्स हैं जैसे एमचेट हो गया. इवन एडोस और एडीआईआर के बारे में भी मैं पढ़ रही थी कि दे आर हम्म. मोर बॉय सेंट्रिक इन अ वे, कि वो जो स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर्स होते हैं ना, वो हम्म. उनको कहीं ना कहीं नोटिस करते हैं या उनको देखा जाता है. लाइक अभी मुझे सुनने को मिला आपसे कि उसमें ऑब्जर्वेशन भी होती है एडॉस में. लेकिन क्या ऐसे कोई स्पेसिफिक टूल्स हैं जिनके जरिए से कुछ एनालिसिस करवाया जा सके, स्पेशली जो एडल्टहुड में लोग आ चुके हैं, उनके लिए कौन से टूल्स इस्तेमाल होते हैं? एडल्ट्स में डिफरेंट है. जिस तरह हम लोग बच्चों में कार्स करते हैं, एडल्ट्स में हम गार्स भी कर सकते हैं, डेट इज हम्म. GARS, वो भी कर ठीक सकते है. हैं. लेकिन मोर और लेस जो हम लोग के टूल्स हैं ना, वो मोर और लेस सेम ही होते हैं. यानी कि एडोस क्योंकि और एडीआईआर ये एडल्ट्स में भी यूज होगा? एडोस नहीं यूज हो सकता, लाइक अच्छा. मोस्टली इट इज फॉर 12 to 13 years ऑफ एज. ठीक है. लेकिन जो बाकी हैं जैसे कार्स है, गार्स हैं और एमचेट वगैरह है, ये हम लोग यूज कर सकते हैं. लेकिन उसमें थोड़ा सा क्लिनिशियंस जो है उनको ये चीज देखनी पड़ती है कि जिस तरह रेपिटेटिव बिहेवियर्स हम्म. हैं, तो जो बच्चे हैं ना, उनमें रेपिटेटिव बिहेवियर्स डिफरेंट होते हैं, लाइक वो अपने टॉयज को अलाइन कर रहे हैं. और जो बड़े हैं उनके अंदर जो है ना वो डिफरेंट फिक्सेशंस होती हैं, कि लाइक अगर मैंने अपने कपड़ों को एक तरह से फोल्ड कर लिया है, तो वो अगर किसी ने उसको चेंज किया है उस सेटिंग को, तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा होगा. या अगर मेरी कोई फिक्सेशन है कि मेरा खाना जो है वो इसी चेयर पे मैंने बैठ के खाना है, हम्म. इसी प्लेट में, सो वो जो है ना सिम्टम्स वो बड़ों में थोड़े से डिफरेंट, क्योंकि एज के साथ साथ आपके इंटरेस्ट भी हम्म. डिफरेंट होते हैं, आपकी एक्टिविटीज़ भी डिफरेंट होती हम्म. हैं. अब अगर एक एडल्ट है, लाइक एक बच्चा है 3 इयर्स पे, उसका ऑटिज्म डायग्नोस हुआ है और उसको अलाइनमेंट पसंद है, तो 20 इयर्स पे ज़रूरी नहीं है कि वो कार्स की ही अलाइनमेंट कर रहा हो. हम्म. सो सिम्टम्स वुड बी देयर, लेकिन वो जो है ना उनकी रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द ओके, एज. ठीक है, सही है. अच्छा, लेकिन इस तरीके से तो फिर ओवर डायग्नोसिस भी तो हो सकता है ना, या गलत डायग्नोसिस भी हो सकता है ऑटिज्म का?
इन अ वे कि मैंने बहुत सारे ग्रुप्स में और जो लोगों को नोटिस किया है, जो एडल्टहुड में जाके स्पेशली फीमेल्स कुछ फोरम्स रन कर रही हैं, उसमें मैंने नोटिस किया कि वो आके ना बात यही करती थी कि हम लोगों ने एक क्वेश्चनेयर या ऑनलाइन एक जैसे कोई टूल है उसको इस्तेमाल किया, एंड वी आर डायग्नोस्ड विद सेल्फ डायग्नोसिस जिसे कहते हैं। ठीक है। और अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे न्यूरोटिपिकल लोग भी हैं जिनको कि सेंसरी सेंसिटिविटी हो सकती है, इंट्रोवर्ट हो एग्जैक्टली, सकते हैं। ठीक है। बिल्कुल। आई गेट ब्लैंक ऑल द टाइम। ठीक है। अक्सर वो हम्म। मदर्स ब्रेन है या जो भी चीज़ है, हम्म। आए फोकस भी बहुत ज्यादा लोगों को आउट होता है, और उसमें लाइफस्टाइल का भी एक रोल बहुत ज्यादा है। बिकॉज एग्जैक्टली। पुराने जमाने में जो लाइफस्टाइल था हमारा वो इतना ज्यादा उसमें मल्टीटास्किंग नहीं होती थी। ठीक है। हम्म। अब ये है कि हम लोगों ने एक वक्त में बहुत ज्यादा चीजें करनी हो, तो कहीं ना कहीं वो बैक ऑफ द माइंड वो चीजें चल रही होती हैं। एग्जैक्टली। तो फिर हम इनको किस तरीके से 100% श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि वाकई ये बंदा जो सा है ये ऑटिज्म के साथ है कि नहीं, जो एडल्टहुड में जाके डायग्नोसिस हो रहा है। तो वो कहाँ पे हमें एक लाइन ड्रॉ आई करें? मस्ट से कि एडल्टहुड के अलावा बच्चों में भी मिसडायग्नोसिस हो रहा है। लाइक कुछ हम्म। बच्चों को सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर होता है, कुछ बच्चों के जस्ट सेंसरी सेंसिटिविटीज होती हैं। लेकिन एक छोटी सी एग्जांपल मैं यहाँ पे कोट करूंगी। मेरी जो बेटी है, लाइक शी इज न्यूरोटिपिकल किड। जस्ट उसका ये था कि आफ्टर 2 years ऑफ एज उसने पिकी ईटिंग की तरफ वो आ हम्म। गई थी, वो नहीं खा रही थी। सो उसमें ये था कि मैं जब जॉब से घर भी जाती थी, अक्सर उसने कुछ भी नहीं खाया होता था, वो कैंडी बस खा रही है, और मतलब वो नहीं खा रही थी बिल्कुल, उसका वो जीरो हो गया। सो मैं जस्ट उसका एक मेडिकल चेकअप कराने गई, तो उसमें ये था कि अब मैं आपको ये एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ कि मिस डायग्नोसिस। या तो हाँ। वो मुझे कहते हैं कि अच्छा ये खा नहीं रही है, हाँ। ये इसका आई कांटेक्ट कैसा है। मैंने कहा बिल्कुल ये हाँ। न्यूरोटिपिकल बच्ची है, कोई इशू नहीं है, सिर्फ खाने का है। तो मुझे बस ये है कि कोई सिरप वगैरह हो जिससे इसका फायदा हम्म। हो जाए। तो वो मुझे उस डिपार्टमेंट में भेज रहे थे। लाइक हमारे यहाँ पे लाहौर में एक बहुत अच्छा वो हॉस्पिटल है, तो वो मुझे उस डिपार्टमेंट में भेज रहे थे जहाँ पे न्यूरो जहाँ डेवलपमेंटल डायग्नोसिस। बच्चों की हाँ। डायग्नोसिस होती है। बट आई न्यू, और मैं उनको यही कही थी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बस इसका ये है। और फिर उसके बाद मैंने वहाँ पे नहीं, मैंने किसी और डॉक्टर को पर्सनली कांटेक्ट किया, और उन्होंने जस्ट हम्म। ये रूल आउट किया कि नहीं, ब्लड में ये डेफिशिएंसीज है, सप्लीमेंट्स दिए, वो ठीक हो गई। सो आई वुड से कि मिस डायग्नोसिस बहुत ज्यादा है। आपके बच्चे का स्पीच डिले है, हम्म। अक्सर जो है वो लिख देते हैं क्लिनिशियंस के ये तो ऑटिस्टिक है, क्योंकि इसका स्पीच डिले है। और स्पीच डिले, आई एम सो लाइक शॉक के बहुत से स्पीच थेरेपिस्ट 4-5 साल के बच्चों को कहते हैं कि ये स्पीच डिलेड है, जबकि वो डायग्नोसिस 7 years में जाके होता है। सो ओ। मिस डायग्नोसिस आई वुड से कि ये बहुत ज़्यादा है, और ये हम्म। यहाँ पर भी है और बाहर भी है। सो आप जब भी किसी बच्चे का या एडल्ट भी जो अपना सेल्फ डायग्नोसिस भी करते हैं थ्रू डिफरेंट चेकलिस्ट ऑनलाइन, सो आप उसको इस तरह से लेके, वो एक चेकलिस्ट जो है ना वो आपको जस्ट एक बेसलाइन देती है। अगर आप ओवरलैपिंग की बात करें ना, तो अभी जो मैं एग्जांपल दे रही थी ना कि मेरे कपड़े अगर कोई छेड़ देगा मुझे बुरा लगेगा, इट्स जस्ट हम्म। एन एग्जांपल। सो ये सिम्टम तो ओसीडी में भी आते हैं। सो अगर बिल्कुल। आपको ये लग रहा है कि ये सिम्टम्स हैं मुझ में, और ये ऑटिज्म में भी हैं, ये ओसीडी में भी हैं, सो आपको प्रॉपर इसकी 2 या 3 जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं उनसे प्रॉपर एक असेसमेंट करवानी चाहिए कि मुझ में ये सिम्टम्स हैं। सो ठीक है। बच्चों का तो होता ही है, एडल्ट्स का भी आई हम्म। अंडरस्टैंड, क्योंकि सेल्फ डायग्नोसिस होता है वो मोस्टली टिक क्रॉस टिक क्रॉस टिक क्रॉस होता है। लेकिन एब्सोल्युटली। जब आप प्रॉपर किसी क्लिनिशियन से हम्म। करवाते हो ना, तो वो ये देखता है। अभी जैसे अगर मैं ये कहूँ कि मेरी सेंसरी सेंसिटिविटी ये है कि मैं बहुत सी चीज़ें नहीं खाऊंगी, लेकिन एक क्लिनिशियन ये देखेगा कि हाउ इट इज़ इफेक्टिंग माई लाइफ, हाउ इट इज़, और हम्म। किस थ्रेशोल्ड तक मैं कुछ चीज़ें नहीं खाती हूँ। जैसे सही अब बात। किसी बच्चे की सेंसरी नीड है, वो तो मुंह से निकाल के फेंक देगा, लेकिन हम्म। मेरी है तो मैं उसको बुरा समझूंगी लेकिन मैं खा लूंगी। सो हम्म। क्लिनिशियंस जो है ना, उन्होंने ये भी देखना होता है कि थ्रेशोल्ड क्या है। मुझे अगर चीज़ें एक रो में, एक अरेंजमेंट में पसंद है, किसी ने खराब की है मुझे बुरा लगेगा। लेकिन जो बच्चे स्पेक्ट्रम में हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी एक चीज़ है कि हम्म। उनकी कैसे अलाइनमेंट खराब हो गई, उनके लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है। सो ये चीज़ें जो है ना वो फिर एक क्लिनिशियन इस तरह से देखेगा कि दिस इज द थ्रेशोल्ड, इससे आगे अगर ये चीज़ जा रही है और वो प्रॉब्लमेटिक हो रही है उस पर्सन के लिए भी और उसकी फैमिली के लिए भी, सो ये सिम्टम्स जो हैं वो एग्जैजरेट हो रहे हैं, सो फिर उसके एब्सोल्युटली। अकॉर्डिंग डायग्नोज। अदरवाइज छोटी छोटी चीज़ें तो सब में होती हैं।
लाइक किसी को हर क्लीनलीनेस जो हम्म, है मोस्टली फीमेल्स को पसंद होती है, लेकिन आपको पता है हर फीमेल तो ओसीडी नहीं होती है ना, हाँ नहीं हर होती। फीमेल तो नहीं उसमें लेकिन फॉल वी कर। आर बिल्ड दिस वे ना, जब बचपन से यस। सिखाया ही जाता है कि कमरे को साफ करके और निकलोगे तो और फिर निकल अगर आओगे हम इस कि चीज ऐसी को चीज। देखें तो ओसीडी भी अक्सर फीमेल्स में डायग्नोस नहीं होता है, क्योंकि वो हम्म, सबको यही लगता है कि ये रेगुलर ये है, इसकी लेकिन ये है रेगुलर है कि सर। वो हाँ। अब देखना पड़ता है कि कहाँ वो थ्रेशोल्ड जो है ना वो क्रॉस हो गया है। अच्छा, आपने एक और बात की थी कि क्लिनिकल इंटरव्यूज में मल्टीपल रिसोर्सेज को आपको इस्तेमाल करना चाहिए। अब जब हम्म। बच्चा जाता है डायग्नोसिस के लिए तो उसमें तो मदर साथ होती है यूजुअली, ठीक है। हम्म। और अक्सर औकात में बच्चे का फादर भी साथ जाएगा या कोई रिलेटिव होता है। तो जब वो उनकी असेसमेंट कर रहे होते हैं तो वो साथ साथ उनसे भी क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं। तो एग्जैक्टली, बिल्कुल। बड़ा जब अकेला खुद ही से उठ के चला जाता है कि मुझे लग रहा है हम्म। मुझे ऑटिज्म है, पहले तो एक नैरेटिव आप अगले के दिमाग में फिक्स कर रहे हो ना। ठीक है, अगर हम्म। मैं आके कहती हूँ कि मुझे ना लग रहा है मेरे में ना ऑटिस्टिक वाले सिम्टम्स है, तो मेरे ख्याल से अगला बंदा भी रेडी हो जाता है उस चीज को देखने में, हाँ ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक हम्म। है। और इस सिनेरियो में अगर आपके सराउंडिंग में कोई और बंदा भी आपके साथ नहीं जा रहा तो वो भी एक अफेक्ट उसका हो सकता है। तो क्या एग्जैक्टली, ऐसे बिल्कुल। कोई एडल्ट्स के लिए फिर रूल्स फॉलो किए जाते हैं, या आपके पास कोई ऐसे आया है कि एडल्टहुड में लोग जिन्होंने अपना डायग्नोसिस करवाया हो, तो उसको किस तरीके से आप लेके अच्छा, चलते हैं फिर? इसमें ना इस तरह से होता है कि एडल्ट्स में ना अक्सर लोगों को ऐसा लग भी रहा होता है कि हमें है, क्योंकि जिस तरह से हम लोग डीएसएम पढ़ते हैं ना, जब हम एज ए हम्म, साइकोलॉजिस्ट हम स्टार्ट करते हैं तो हमें लगता है कि सब सिम्टम्स हम में हैं। मेरे में है। बिल्कुल। तो समटाइम्स हमें ऐसा लग रहा होता है कि हम में है, होते नहीं, और समटाइम्स वाकई ही होते हैं, और वो हम्म, वाकई ही पर्सन से ही सेल्फ रिपोर्ट कर रहा होता है। उसमें ये है कि एकदम से हमें उस पर्सन को डिस्करेज नहीं करना होता है, बिकॉज हम्म, अभी जो मैंने इसमें दो केस स्टडीज जो मैंने की थी कोर्ट, उसमें फर्स्ट वाली जो थी अमेंडा की, वो 5 इयर्स तक उन्होंने वेट किया और वो हेजिटेट ही हम्म, करती रही कि मैं ये करवाऊं या मैं ये कि ना नहीं करवाऊं, मैं ये करवाऊं, करवाऊं या। बिल्कुल। सो अगर किसी पर्सन को लगता है ना तो वो बहुत ज्यादा, आप यू कैन से कि करेज लेकर वो एक तरह हम्म, से आता है, बहुत स्ट्रेंथ लेकर। सो उसमें सबसे पहली चीज तो ये होती है कि आपने उस पर्सन को लाइक फील करवाना है दैट ही इज एट होम, उसको कंफर्टेबल करना है कि ओके आपको ऐसा लग रहा है। उसमें थोड़ी सी आपको काउंसलिंग करनी हम्म, पड़ती है उस पर्सन की कि आपको क्यों लग रहा है, आपको किन सिम्टम से लग रहा है। हम्म, अगर वो पर्सन लाइक इस लेवल पे है कि वो इतना एजुकेटेड है, या अगर आप उसको पढ़ने के लिए कोई मटेरियल देते हम्म, हो और वो पढ़ सकता है, सो आप उनको लिटरेचर भी दे सकते हो कि लाइक यू कैन हम्म, स्टडी दिस लिटरेचर टिल आवर नेक्स्ट मीटिंग। सो अभी हम एग्जैक्टली। एकदम से डायग्नोसिस नहीं कर रहे हैं, आपने मुझे बता दिया कि आपको ये चीज़ें लग रही थी, आप ये थोड़ा सा लिटरेचर आप भी पढ़ें, और उसके बाद हमारी नेक्स्ट मीटिंग होगी, उसमें ये होगा कि थोड़ा सा उस पर्सन को अपने सिम्टम्स अंडरस्टैंड करने में ईजी हो जाएगा। सो ये है कि एडल्ट्स के साथ ना हमें डायग्नोसिस के टाइम पे थोड़ी सी काउंसलिंग भी करनी होती है, क्योंकि उसमें हमने देखना होता है कि ये वाकई फॉल कर रहा है उस चीज में या नहीं कर रहा। सो एब्सोल्युटली। काउंसलिंग इज मस्ट इन द केस ऑफ वेरी एडल्ट्स। इंपॉर्टेंट। ठीक है, सही है। अच्छा, यहाँ पे हम थोड़ा सा एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक भी लेंगे, जेंडर डिस्फोरिया का। डीएसएम इसके बारे में क्या कहता है कि इसको मेंटल इलनेस में लिया जाता है या नहीं? अच्छा, डिस्फोरिया जो है ना, अभी जो जेंडर के इश्यूज है ना वो डीएसएम हम्म, में यू कैन से कि वो थोड़े से कंट्रोवर्शियल ही आप कह लें, क्योंकि डीएसएम का जो हर वर्जन है ना वो हम्म, डिफरेंट होता है हम्म, पिछले वाले से। तो अब डीएसएम में जो एडल्ट्स के हैं, एडल्ट्स के लिए जो जेंडर डिस्फोरिया के सिम्टम्स हैं वो हम्म, डिफरेंट हैं, लाइक हम्म, वो अपने मिरर में अपनी बॉडी को भी वो देखते हैं, लाइक वो खुद को ऑब्जर्व करते हम्म, हैं, इस तरह के सिम्टम्स हैं, और बच्चों में वो डिफरेंट होते हैं। सो हमने क्योंकि अब ये देखना है कि ऑटिज्म के साथ वो चीज़ें आ रही हैं या हम्म, नहीं आ रही, तो वो हमें इन ही सिम्टम से पता चलेगा कि जिस तरह से अगर कोई मेल है तो हमें उसकी थोड़ा सा ड्रेसिंग से थोड़ा सा आइडिया हो हम्म, जाएगा कि इसमें ये सिम्टम्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे, या उसके जो होते हैं ना इंटरेस्ट, स्पेसिफिक हम्म, इंटरेस्ट, उससे हमें आइडिया होगा कि ये इस चीज़ में फॉल कर रहा है या नहीं कर रहा। और समटाइम्स क्या होता है कि वो वैसे ही इंटरेस्ट होता है, लाइक हम्म, डॉल अगर हम भी देखें वो क्यूट सी लगती हैं, तो क्योंकि ऑटिस्टिक जो होते हैं ना मेल्स, अगर आप उनको ये कहोगे ना कि नहीं दिस डॉल इज ओनली फॉर द फीमेल्स, तो उनको हम्म, यही होता है कि हमारा इंटरेस्ट इसमें है तो हम क्यों ना इसको पकड़ें। सो हम्म, समटाइम्स वो जस्ट फॉर इंटरेस्ट होता है। सो हम्म, उसमें भी आई वुड से कि थोड़ा सा सही है। क्लिनिशियंस को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि अगर किसी मेल को
डॉल्स पसंद हैं या इस तरह घर की वो चीजें हम्म सेटिंग करके एक डॉल हाउस टाइप वो बना रहा है, सो इट डजेंट नेसेसरीली मीन्स कि वो फीमेल्स वाली ही उसमें क्वालिटीज आ रही हैं, वो इंटरेस्ट भी हो सकता है। हम्म, तो सही इस है। चीज पे बहुत ज्यादा वो नहीं देखना चाहिए कि अच्छा ये मेल है तो इसने डॉल पकड़ी है तो अब ये हम्म स्पेक्ट्रम के साथ उसमें भी फॉल कर रहा है। हम्म उसमें ये हो सकता है कि वो उसके स्पेसिफिक इंटरेस्ट हो, जैसे कि हम्म फीमेल्स के भी हो सकते हैं कुछ इस तरह के इंटरेस्ट, जो जिस तरह कुछ फीमेल्स होती हैं वो फिजिकल एक्टिविटीज ज्यादा पसंद करती हैं घर के अंदर, उनको डॉल्स वगैरह दो उनको बिल्कुल नहीं पसंद आती। नहीं पसंद तो आती, वो बिल्कुल। हमें उस चीज को ना इतना एग्रेसिवली नहीं लेना चाहिए। इट हम्म वाज जस्ट कि इसको डिस्कस करने का मकसद ये था कि समटाइम्स ये चीजें भी होती हैं, बट इसको भी डायग्नोस करते हुए ना हमें बहुत ज्यादा जो है ना वो इसका ख्याल कीनली रखना चाहिए। ऑब्जर्वेशन करनी पड़ती है। अच्छा, लेकिन इसकी क्या ऐसे किस पॉइंट पे जाके लगता है कि वाकई इस बच्चे को जेंडर डिस्फोरिया हो सकता है? अच्छा, इसमें ना जो बच्चे हैं ना उनके सिम्टम्स ऐसे ही सेट के टोटली डिफरेंट हम्म होते हैं। अगर कोई डिफरेंट होता मेल है। बच्चा है ना वो ये कहना शुरू कर देगा जिस तरह उसकी थोड़ी सी गेट चेंज हो जाएगी, जैसे हम्म फीमेल्स की तरह थोड़ा सा चलना सही या है। फीमेल्स की तरह थोड़ा सा बोलना। उसमें ना थोड़ा सा हम लोगों की भी ऑब्जर्वेशन होती है। अब हम लोग के पास एक आती थी फीमेल, उनके साथ एक बच्चा था, तो वो हम्म बहुत ज्यादा इस तरह से चलता था, वो बिल्कुल अपनी मदर की तरह चलता था। वो हम्म बड़ी प्यारी सी उनकी गेट थी, लेकिन बच्चा सेम वो अपनी मदर को देखता कॉपी था और करता वैसे था। ही चलता था। तो इसमें ना हम एकदम से देख के नहीं कह सकते हैं कि हम्म अच्छा इसमें ये सिम्टम्स हैं तो हम्म बस ये बच्चा जेंडर डिस्फोरिया में फॉल कर रहा है। इसमें सही है। हमें कंटिन्यूड ऑब्जर्वेशंस करनी पड़ती हैं। हम्म सही लाइक है। यू कैन टेक सम डेज और यू कैन लाइक इवन आप घर की भी ऑब्जर्वेशंस कर सकते हो कि घर में कौन कौन है, फीमेल्स तो नहीं है ज्यादा। समटाइम्स ऐसे होता है घर में सारी फीमेल्स ही होती हैं, तो वो हम्म कुछ ट्रेड्स आ जाती हैं उसमें, कॉपी कर बच्चा लेता है। मेंटली नहीं सोच रहा होता है कि मैं फीमेल हूँ या मेरा जेंडर चेंज है या मेरा जेंडर चेंज होना हम्म चाहिए या मैं गलत जेंडर में आ गया हूँ। वो सही ऐसा है। कुछ भी नहीं होता, वो जस्ट ये है कि उसने देखा ही वो माहौल होता है। इवन कि न्यूरोटिपिकल भी अगर आप घर देखते हैं तो उसमें अक्सर यही होता है कि ये 5 बहनों का भाई है, तो ये इस हम्म वजह से थोड़ा सा ना ये थोड़ा शाय सा है। शाय तो है। वो क्या होता है कि वो लड़के जो हैं वो ऐसा नहीं होता कि वो खुद को फीमेल कंसिडर कर रहे होते हैं या उनको हम्म ये लग रहा होता है कि हमारा जेंडर गलत हो गया। उसमें ये होता है कि वो जो है ना उन्होंने देखा ही वो होता है और हम्म उन्होंने उस चीज के अकॉर्डिंग खुद को अडेप्ट किया होता है। लेकिन मेंटली वो उस चीज को, मेंटली तब होता है कि जब एक पर्सन आपको इंसिस्ट करे कि आई एम फीमेल और मैं गर्ल्स वाले ही कपड़े पहनूंगा, और अगर आप हम्म उसे बॉयज वाले पहनाएं तो वो एग्रेसिव हो, और अगर एग्रेसिव नहीं हो रहा तो वो एनजाइटी शो करे, वो बार बार अपने कपड़े देख रहा है और वो कह रहा है कि ये मैंने क्या पहन लिया है। हम्म जहाँ पे वो रिलेक्टेंस शो करेगा ना कि नो आई एम नॉट अ बॉय, या फिर जब प्रोनाउंस यूज होते हैं वो अपने हम्म लिए शी का यूज कर रहे हैं, या अगर कोई लड़की है और वो कह रही है कि फ्रॉक्स आई वॉन्ट वेयर डैट, हम्म और उसको कोई ऐसी सेंसरी इशू भी नहीं है फ्रॉक हम्म से, जस्ट ही सेइंग नो आई एम अ बॉय या फिर हम्म मैं वही ड्रेसेस चूज करूंगी। सो वहां पे फिर थोड़ा सा आपको इस चीज को कीनली देखना चाहिए कि इट माइट बी गोइंग इन टू दैट। अब उसमें भी ये है कि वेस्ट में ये कहते हैं कि इस चीज को इंक्लूसिवली लेना चाहिए, हाँ, कि उसको अगर वो आजकल बहुत समझ प्रमोट रही किया है। जा रहा है। यस, बिल्कुल। और वो कहते हैं कि बहुत। आपको क्या मसला है वो जो मर्जी पहने। सो हम्म उस वहां पे ये है कि वो कहते हैं कि आपने इस चीज को एज एन इंक्लूजन लेना है, आपने हम्म उसको भी इंक्लूड करना है। लेकिन पाकिस्तान में ये है कि वो फिर पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं आप इस चीज को जो है खत्म करें, आप इसको दूसरे कपड़े हम आपको ला के देंगे, दूसरे कपड़े इसको पहनने सिखाएं। सो यहाँ पे थोड़ी सी रिजेक्शन है और वहां पे इंक्लूजन है। सो इंक्लूजन का एक फायदा तो ये है वहां पे कि उसमें फिर ये है कि जो पर्सन होता है ना उस पे उस तरह से एंजाइटी नहीं आती है। अगर वो हम्म फील कर रहा है कि आई शुड वेयर दिस और वो उसको हम्म पहन रहा है तो उसमें एंजाइटी नहीं आ रही है। लेकिन अगर आप हमारी सोसाइटी देखें तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि अभी एज आई सेड कि ऑटिज्म की वो नहीं आई है, तो फिर अगर हम इन जेंडर वाली चीज़ों पे चले जाएं तो उसकी तो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबिलिटी है। अवेयरनेस नहीं है। लेकिन बिल्कुल। इसमें ये भी चीज आ जाती है कि कई दफा जब बच्चा डेवलप हो रहा होता है तो उसमें ऐसी चीजें आती हैं। फॉर इंस्टेंस व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, तो आई डिडंट वांट टू बिकम अ गर्ल, सॉर्ट ऑफ गर्ल जैसे होता है ना। मुझे हमेशा ये होता था, मेरे बाल हमेशा बिल्कुल छोटे होते थे बॉयज की तरह से, और हम्म कपड़े भी मुझे, मेरे कजन्स क्योंकि सारे बॉयज थे इर्द गिर्द, तो मुझे ये था मैंने वैसे ही कपड़े पहनने, मुझे क्यों फ्रॉक हम्म पहना रहे हैं। तो वो एक हम्म फेज होता है, ठीक है। विद द पैसेज ऑफ एग्जैक्टली। टाइम वो फेज खत्म भी हो जाता है, लेकिन उस बेसिस जी। पे आके बच्चों की अगर हार्मोनल थेरेपीज करवानी शुरू कर दें या नो फिर दैट उनको इज वेरी उस चीज रॉन्ग। को, हाँ, प्रमोट किया जाए, वो हमारे कल्चर
और सोसाइटी तो एक है, लेकिन वो इस्लाम का भी हिस्सा नहीं आता ना। एग्जैक्टली तो बिल्कुल बीइंग मुस्लिम्स तो हम उस चीज को कभी भी अडाप्ट नहीं कर सकते, उस कल्चर को। बिल्कुल। और यहाँ और पे जो अडेप्ट करना तो एक चीज, दूसरी चीज ये कि जो मेडिकल पे पेरेंट्स चले जाते हैं ना, एब्सोल्युटली, उनको थोड़ा सा बिल्कुल। वेट करना चाहिए। हाँ, क्योंकि इवन। जिस तरह बहुत सी चीजें बाकी बच्चों में एज स्पेसिफिक होती हैं, हमारे स्पेक्ट्रम के बच्चों में भी होती हैं, और वो एज के साथ उस चीज से आहिस्ता एब्सोल्युटली, आहिस्ता निकल आते हैं। बिल्कुल तो ऐसी इंस्टेड चीज है। ऑफ उस पे बिल्कुल। आप मेडिकली और इस तरह हाँ, से करो, थोड़ा सा वेट करना हाँ, चाहिए हाँ। उस पे। क्योंकि यहाँ पे मैंने अक्सर मैं कमेंट्स लोगों के पढ़ रही होती हूँ, तो उन पे वेस्टर्न थिंकिंग इतनी इन्फ्लुएंस होती जा रही है कि अगर उनका बच्चा इस तरीके से एक्ट आउट कर रहा है या जैसे भी एक्ट कर रहा है, तो दैट इज टोटली फाइन विद देम, दे आर बिकमिंग हम्म। मोर वेस्टर्नाइज एंड ऑल। तो हमें इन चीज़ों को भी देखने की ज़रूरत है कि लेकिन इनको किस उन तरीके से। उसमें हम उनको इस तरह से एजुकेट कर सकते हैं कि जो हम्म, वेस्टर्न सोसाइटी है ना, वो ओवरऑल इंक्लूसिव हम्म, है। अब अगर एक हम्म, बच्चा वहां पे ये चीजें पहन के सोसाइटी करेगा। में निकल गया है, तो कोई भी उसको पॉइंट हम्म, आउट नहीं करेगा। हम्म, यहाँ पे अगर एक बच्चा निकले है और सोसाइटी में सब उसको पॉइंट हम्म, आउट कर रहे हैं, तो वो भी तो बिकॉज बच्चे के लिए वो एंजाइटी है ना। मेंटली तौर पे, और इनफैक्ट जो लोग इस तरह से जाते हैं फेस में या बहुत एक्सट्रीम मेजर्स भी ले लेते हैं, वो भी 70 to 80% ऑफ द टाइम दे आर नॉट हैप्पी विद देमसेल्फ। ये भी चीज हम्म। होती है कि लेटर ऑन दे रिग्रेट देयर लाइफ डिसीजंस, कि हमें छोटे एज में इस किस्म के डिसीजंस नहीं थे लेने चाहिए। हम्म। अम, अच्छा, बट एक। अगेन आई वुड से कि ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है जो हाँ, जेंडर बिल्कुल, उस पर डिस्फोरिया डिस्कस है। करना। और बस डिस्कस करना, और उसके अलावा हम्म, किसी बच्चे को इस पे डायग्नोस करना। सो इट हम्म, इज़ बेटर कि हम ये भी देखें कि माइट भी उस बच्चे की जस्ट कोई स्पेसिफिक हम्म, इंटरेस्ट हो। सो बिल्कुल। इसके लिए बहुत कीनली ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत होती है। और आई वुड से कि कोई भी क्लिनिशियन भी एक दफ़ा में नहीं कह सकता, और जस्ट इंटरव्यूज़ की बेस पे नहीं कह सकता कि इस हम्म, बच्चे को इशू है। एक लॉन्ग एब्सोल्युटली, टर्म ऑब्जर्वेशंस चाहिए, और मल्टीपल रिसोर्सेज से इसकी ऑब्जर्वेशंस चाहिए होती हैं, फिर उसकी डेफिनेटली। बेस पे कोई कह सकता है। अदरवाइज इस तरह से कोई भी डायग्नोज नहीं कर सकता। सही है। अच्छा, आयशा खुर्शीद का एक क्वेश्चन है, आर देयर एनी करंट इंटरवेंशंस अवेलेबल और स्पीच सपोर्ट that can support pitch of the voice transition, especially in teenagers on spectrum, particularly boys? अच्छा, इसमें ये है कि जो स्पीच थेरेपिस्ट हैं, ये क्योंकि बेसिकली मेनली ये उनकी ही डोमेन है, और वो हम्म, इसके ऊपर काम करते हैं, जो हम्म, स्पीच थेरेपिस्ट हैं। सो आप किसी भी अच्छे से स्पीच थेरेपिस्ट से आप बात कर सकते हैं, इस चीज़ के ऊपर वो काम करते हैं। हम्म, वॉइस की पिच के ऊपर भी करते हैं, और वॉल्यूम पे भी। लाइक हम्म, समटाइम्स वॉल्यूम बच्चों का ज़्यादा होता है, समटाइम्स कम होता है। इवन के रिदम हम्म, पे भी कुछ बच्चे जेब्रिश बोलते हैं, कुछ कार्टूनिश लैंग्वेज में बात करते हैं, और कुछ बच्चे जो हैं बहुत स्लो बात करते हैं। सो ये सब कुछ स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी के अंडर अंडर आता है। उनका काम सिर्फ बच्चों को वर्बल करना नहीं है, इन सब चीज़ों को भी देखना है। सो येस दे absolutely. वर्क ऑन इट, लेकिन स्पेसिफिक अप्रोचेज मैं एज सच इसलिए नहीं बता सकती बिकॉज दैट इज़ नॉट माई फील्ड। कोई स्पीच थेरेपिस्ट अगर हो तो वो आपको इस पे अच्छे से हम्म, गाइड कर सकते हैं। होगा कि प्यूबर्टी में अक्सर ईटिंग डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। ठीक है, हम्म। तो उसके लिए किस तरीके से हैंडलिंग हो सकती है? अच्छा, जो ईटिंग डिसऑर्डर है ना, अगर तो ये कंफर्म हो जाता है कि लाइक दिस इज फॉलिंग अंडर हम्म, द ईटिंग डिसऑर्डर, तो उसमें डिफरेंट होते हैं। कुछ में कुछ लोग बिंज हम्म, ईटिंग करते हैं, कुछ में ये होता है कि वो बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। जिस तरह मोस्टली जो ना खाने वाला है वो मोस्टली फीमेल्स में होता है, क्योंकि हम्म, दे जस्ट ट्राई टू कॉपी द मॉडल्स, और वो जो है एनोरेक्सिया जीरो ट्रिगर कर साइज। जाते हैं उनमें, बिल्कुल। यस, और समटाइम्स due to some other comorbid conditions, due to depression, and sometimes depression नहीं भी होता, लेकिन binge eating में भी आ जाते हैं कि वो खा रहे हैं, फिर जाके हम्म, वॉमिट कर रहे हैं, और फिर से खा रहे हैं। सो ये अगर हो जाते हैं ना इश्यूज, तो उसमें जो है आपने एक तो आपकी काउंसलिंग होती है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से, और हम्म, वो ही आपको फिर जो है फर्दर स्ट्रेटजीज बताते हैं कि आप, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपके ये इश्यूज ट्रिगर कहाँ से हुए हैं। हम्म, वो आपकी हिस्ट्री देखते हैं, आपकी फैमिली हिस्ट्री देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो आपको बताते हैं। सही है। एज ठीक सच है। लाइक आई कैंट से कि इसके लिए बस आप ये टेक्निक यूज कर लें और ये हम्म, खत्म हो जाएगा। इसके लिए प्रॉपर बैकग्राउंड हिस्ट्री, हम्म, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन वो लेंगे, और फिर उस पर्सन के अकॉर्डिंग फिर वो गाइड करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए। हम्म, सही है। ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच महावेश, इतना थैंक यू अच्छा सो लगा। मच। बहुत इंटरैक्टिव सेशन रहा, और आई एम श्योर कि जो हमारे व्यूअर्स हैं जो अभी देख रहे हैं और बाद में भी देखेंगे, उनके लिए भी काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहेगा।
बिकॉज ये बहुत चैलेंजिंग टॉपिक था। ऑटिज्म को ओवरऑल तो डिस्कस किया जाता है, लेकिन स्पेसिफिकली बॉयज़ और गर्ल्स के एंड से नहीं देखा जाता। तो इट इज़ रियली एग्जैक्टली। इम्पोर्टेंट कि जिन लोगों को स्पेशली एडल्टहुड में भी लग रहा है कि उनमें शायद इस तरह के सिम्टम्स है, दे शुड कम फॉरवर्ड। और कोई एग्जैक्टली। स्पेसिफिक ऐसा इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे जिसको आप हाईलाइट कर सको, कि जिनके पास जा सके एडल्ट्स अपना एनालिसिस करवाने के लिए? इंस्टीट्यूशन से बेटर आई वुड से कि आप जो है प्रॉपरली लाइक अगर किसी को ये लग रहा है कि आई एम फॉलोइंग हम्म। इन द स्पेक्ट्रम, तो स्पेक्ट्रम। आप प्रॉपरली जो लाइसेंस्ड होते हैं ना थेरेपिस्ट, जिस तरह हम्म। अगर आप एडॉस करवाने लगोगे ना तो हम्म। आपको जगह जगह पे उसके एड्स आपको मिल हम्म, जाएंगे कि पाकिस्तान में ये बिल्कुल। भी वो भी हम्म। करवा रहा है। बट ऑलवेज लुक फॉर द लाइसेंस, क्योंकि इनकी हम्म। स्टडीज भी जो है ना वो अपडेट होती रहती हैं। जैसे हम्म। मैम जवाहर हैं, उसके अलावा डॉक्टर माहीन है पेशावर में, और हम्म। भी दो तीन लोग हैं जो कि सर्टिफाइड हैं। लेकिन अगर हम्म। कोई भी आपको कह दे कि मैं मुझे भी आता है मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन हाँ। आने की बात नहीं होती है, एक प्रॉपर ट्रेनिंग होती है प्रॉपर आपकी। सो ट्रेनिंग होती है। हमेशा सर्टिफाइड पर्सन से आप इसको जो है ना वो अपनी हम्म। करवाएं। उसके बाद अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स आपको फिर देखना पड़ेगा कि आपको थेरेपीज कौन सी हम्म। चाहिए। क्योंकि सही। एडल्ट्स में आई वुड अगेन से कि एडल्ट्स में मोस्टली स्पीच थेरेपी इन मोस्ट केसेस चाहिए होती है, या फिर हम्म। क्लिनिकल काउंसलिंग चाहिए होती है। सही है। तो वो ठीक फिर है। आपको क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से ही मिलेगी, बट प्रॉपर असेसमेंट बहुत हम्म, ज़रूरी है। ठीक है। ठीक है। और एडल्ट्स के लिए कॉग्निशन बिहेवियर थेरेपी ये बहुत रिकमेंड की जाती है वेस्टर्न कंट्रीज में, स्पेशली अगर किसी को ऑटिज्म डायग्नोस्ड है और लाइफ लॉन्ग उनको कहीं ना कहीं उनकी काउंसलिंग होती रहती है, और उसमें सीबीटी का एक बहुत बड़ा रोल है। तो आई गेस के एग्जैक्टली। उसके लिए उनको कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपिस्ट के पास भी एग्जैक्टली, जरूर एंड विजिट करना अगेन चाहिए। सीबीटी इज रियली अ वास्ट लाइक फील्ड, अप्रोच। हाँ। उसमें क्या होता है कि उसमें भी सिम्टम बेस्ड होता है कि आपके हम्म। सिम्टम्स क्या क्या हैं, आपको किस किस चीज़ की मैनेजमेंट चाहिए, बिहेवियर्स का जो ट्रैक करना होता है। सो दैट इज मोस्टली अप्लाइड बाय द क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। ठीक सो है। वो फिर वो अच्छा, ही ये करते एक हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे, सॉरी। ये सीबीटी जो से हर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कर सकते हैं, या इसकी अलग से कोई स्पेसिफिक ट्रेनिंग होती है? क्योंकि अक्सर मैंने नोटिस किया कि जब लोग अपना प्रोफाइल शेयर करते हैं तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट तो लिखा जाता है, लेकिन जो सीबीटी में स्पेशली सॉरी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना, वो इसको मेंशन भी करते हैं कि यस, क्योंकि जिस तरह बाकी फील्ड्स में होती है ना स्पेशलाइजेशन, जिस हम्म। तरह अगर मैं ये कहूँ कि मैं ऑटिस्टिक पॉपुलेशन के साथ काम कर रही हूँ, तो हम्म। नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि अच्छा आप किस एज के साथ काम कर रही हम्म। हैं, या आप किन मेनली इश्यूज को आप लोग डील एब्सोल्युटली। करते हैं। फॉर एग्जांपल अर्ली इंटरवेंशन है, हम्म। या फिर आप क्या है। सो जिस तरह से हर चीज़ की होती है, इस तरह से साइकोलॉजी में भी फर्दर होती है। सो अब ये है कि अगर तो किसी कोई बीएस ऑनर्स वाला बंदा है या हाँ। एमएससी वाला है, उससे तो आप कभी भी जो है वो बिल्कुल नहीं, सीबीटी ठीक नहीं है। करवाएं। उसके लिए ज़रूरी है कि आपका पीजीडी हुआ होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट हम्म। डिप्लोमा जिसको हम कहते हैं, वो क्लिनिकल साइकोलॉजी में होता है, या किसी पर्सन का एमएस हुआ हुआ है। प्लस अगर सीबीटी की उन्होंने सेपरेटली भी ट्रेनिंग ली हुई है, सो दैट इज़ रियली वेरी गुड। दैट इज अदरवाइज गुड। अगर कोई पर्सन एमएस है और वो सीबीटी ऑलरेडी अप्लाई कर रहा है, सो आप उससे करवा सकते हैं। ठीक है, ठीक हो गया, लेकिन सही। एमएससी नहीं, एमएस होना हाँ, चाहिए। एमएस होना चाहिए। समझ आ गई। थैंक यू मैम आवेश। इंशाल्लाह आई होप कि नेक्स्ट भी हम कोई आपके साथ सेशन करें। और ज़रूर। बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू टेक सो केयर। मच। अल्लाह टेक हाफिज। केयर। अल्लाह हाफिज।